मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर दिस थैंक रैंक। और आपकी आपकी पूरी फैमिली को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा महसूस कर रहे हैं इतने 2 साल की तैयारी के बाद, 2 ढाई साल की तैयारी के बाद ये रैंक आई, तो कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है कि और भी कुछ हो सकता था, या सेटिस्फाइड है? सर, अच्छा लग रहा है। और सेटिस्फैक्शन वो पेपर देने के बाद कभी आता तो नहीं है, और बेटर हो सकता था। हेलो हर्ष, बहुत बहुत बधाई हेलो। आप परिवार को। तो थैंक यू। हर्ष, ये जो रैंक आई है, क्या लगता है, मतलब क्या तुम्हारे सबसे स्ट्रेंथ थी, क्या पॉजिटिव था जो इसके कारण हमारी ये रैंक आई है? कुछ बताओ इसके बारे में। स्ट्रेंथ, सर पेपर 1 में स्ट्रेंथ मैथ्स लगी, और पेपर 2 में केमिस्ट्री। अच्छा, ओके। स्ट्रेंथ मतलब कि क्या 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं कि सर ये मेरे सबसे यूएसपी थी मेरी, जिसके कारण मेरी इतनी अच्छी रैंक आई है, ऐसा कुछ? सर, एज सच इन पेपर में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इम्पोर्टेंट रह गया, उस कारण से टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहा। टाइम बड़ा क्रूशियल था, उसको सही तरह से मैनेज किया, राइट? यस सर, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं रहकर चेंज कर लिया, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करा एक ही क्वेश्चन पे, उस कारण से बेनिफिट हुआ, तो मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर पाया। वैसे मैंने तुम्हारा स्कोर कार्ड भी देखा था, तो मैंने एक अच्छी बात देखी उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में काफी इक्वल स्कोर किया है तुम्हारा, राइट? यस सर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट के अलावा अगर प्रिपरेशन में बात करें तो किस चीज को तुम ज्यादा वेटेज दोगे अगर हमें अच्छी रैंक लेके आनी चाहिए में? होमवर्क कंप्लीशन और क्लासेस में कंसिस्टेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हर्ष, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इतनी अच्छी सफलता के लिए। आपके घर वालों को भी मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। अब बताओ जल्दी से, थोड़ा यार सीरियस फेस बना के, मेंस वाले इंटरव्यू में भी ऐसे बैठा था, अभी लग रहा है जैसे ना कि सोच रहा था रैंक कुछ उससे बहुत नीचे आ गई। अरे स्माइल कर, अब तुम अब यस सर। तेरे पास टाइम नहीं कटने वाला है। खुश रहे, पिक्चरें देखनी है, यस सर। मूवीज देखनी है, वेब सीरीज तो कुछ निपटानी है, पाया ठीक नहीं, है। कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत जाते सारी। जाते, और बच्चों को ये बताओ, जो अभी अखिलेश सर ने भी पूछा है कि तुमने बहुत अच्छा कहा कि होमवर्क पूरा करना है, कंसिस्टेंट रहना है। और इसमें एक दो चीजें हैं, जैसे डाउट पूछना। तुझे पता है मोस्टली क्या होता है, बच्चा डाउट नहीं पूछता। तो वो कितना बड़ा रोल रहा डाउट पूछने का, एक टेस्ट पेपर देने के बाद एनालिसिस का। ये ऐसी चीजों पर बता जिससे बच्चे सीधा सीधा बेनिफिट ले सकें, जिससे तेरे को फायदा हुआ हो। सर, डाउट पूछने से पहले मैं भी ऐसे डरता नहीं, था ऐसे कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फेस देख तेरा, तेरे को फोटो खींच के भेजूंगा ना। ये अच्छा लगता है नो। मुस्कुरा। हाँ हाँ। सर, डाउट पूछने से पहले मैं भी डरता था कि टीचर क्या बोलेंगे, बट उससे ये होता था कि कोई अगर कॉन्सेप्ट में डाउट रहता था तो वो वीक रह जाता था, फिर अगर क्लियर नहीं हो पाता था वो, ठीक है। तो वो फिर इमीडिएटली तो क्लिक नहीं करता है कि ये वीक हो रहा है, बट आगे जाके कभी टेस्ट में उस पर क्वेश्चन आता है, या कोई भी एग्जाम में आप कभी शीट में करते हैं, तो वहां पे जाके प्रॉब्लम करता है वो आगे जाके एग्जाम्स में। तो डाउट क्लियरिंग सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, जो भी डाउट्स रहते हैं अटेम्प्ट के साथ में। गुड। टेस्ट पेपर के बाद का जो एनालिसिस होता है, उसका रोल कितना होता है? सर, वो टेस्ट का जो, मतलब मैं जितना अगर टेस्ट को टाइम देता था, वो उतना ही एनालिसिस को टाइम देता था। इनफैक्ट कभी कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता था उसमें। ओके 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 ओके, ये तो हो गया ना, और जैसे कि फाइंडिंग आउटपुट निकालना, वो तो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, जो तू बोलना चाह रहा है। हम्म। अच्छा, एक चीज मैं और बोलूंगा कि हर बच्चे को एकदम दिल खोल कर बता कि आज तेरी रैंक इतनी अच्छी आई है। क्या तूने जब आईटी की तैयारी चालू की, तेरे हर टेस्ट में क्या इतने अच्छे नंबर आते थे, इतनी अच्छी रैंक आती थी, इतने अच्छे परसेंट आते थे? कभी ऐसा भी हुआ क्या कि डाउन रिजल्ट आया? वो वाली सिचुएशन बता, क्योंकि बच्चे कई ऐसे होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, एक दो
पेपर में रिजल्ट खराब हुआ वो वहीं फैल जाते हैं, उनके फिर अजीबोगरीब डाउट्स आने लगते हैं कि सर मेरे से होगा या नहीं होगा। ये वाली बात पर लाइट डाल। सर स्कोर्स तो ऊपर नीचे रहते थे मेरे, मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले भी कभी ऊपर जाता था स्कोर, कभी नीचे आता था, तो वो तो चलता रहेगा। बट एनालिसिस अगर आप अच्छे से करते हो तो उससे सीखने को मिलता है। जैसे जितना गंदा पेपर गया उतना ज्यादा आपको उस पेपर में सीखने को मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये बात। पॉजिटिविटी बता बच्चों को, हम लोगों को नहीं, बच्चों को बोल कि प्यारे बच्चों, जितने अब तू सीनियर हो गया भाई, अब तू सीनियर हो गया, ठीक है ना। अब तेरी टिप्स जो है ना बच्चे वो सुनना चाहते हैं। हम भी यही बातें बोलते हैं, बट वो हमसे सुनते तो हैं, मानते कम है। अब तू जो बोलेगा वो सारे मानने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पेपर जो है उसमें तुमने खराब किया या खराब हुआ तो वहां सीखने के चांसेस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है टू लर्न थिंग्स। यही है ना। यस सर। गुड 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 गुड, वेरी गुड। और बताओ और बताओ। और सर वही है, एनालिसिस पर ज्यादा फोकस देना चाहिए। क्योंकि अगर टेस्ट, मैं पहले ये करता था, टेस्ट दे देता था बट एनालिसिस पे इतना जोर नहीं देता था। ये अच्छे से मैंने 11th के मिड के बाद शुरू किया एनालिसिस मतलब जो अच्छे से गलती करना। तुमने पिछले टेस्ट में की वो 2 महीने बाद वाले टेस्ट में भी सेम गलती हो रही होगी। हाँ भाई एनालिसिस वो, करेंगे तो गलती वही होती रहेगी। बिना एनालिसिस टेस्ट देना यूजफुल नहीं है। एक एक बात बता यार, इतना पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है, बच्चे ऐसे सोचेंगे कि अच्छा टॉपर्स ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा ये बता, रिलैक्स होने के लिए क्या करता था? थोड़ी ऐसी वाली बातें भी करने लगे कि हम में से ही निकलती है रैंक्स। अब इतनी इतनी आइडियल बातें बताने लग जाएगा, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, टेस्ट पेपर एनालिसिस होना चाहिए, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो फिर तो बच्चे कहेंगे चलो रिफंड दे दो हमारे, तो हम तो जा रहे हैं। फिर तो ऐसे थोड़ा रिलैक्स वाला भी बता यार, थोड़ा वैसे पोल खोल, मतलब समझ रहा है ना तो जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर, यस थोड़ा सर। ऐसा फील करा कि यार अपने में से ही निकलते हैं टॉपर। समझ रहे हैं बात को? हर बच्चे को ऐसा Yes, लगना चाहिए कि वो खुद ही कर सकता है अगर वो थोड़ा सा मैनेज करे चीजों को। तो थोड़ा वैसे वाला भी बताए जो हिडन जो चीजें थी और उनको उसके बाद तेने ओवरकम किया और पढ़ाई करी और फिर वापस निकला। कुछ फेज आए हो ऐसे जहां तुझे लो फील हुआ हो, कभी ऐसा लगा हो कि होमवर्क बहुत सारा पेंडिंग हो गया हो, मतलब कुछ ऐसी बातें जिससे लगे बच्चों को कनेक्ट करे कि हर बच्चा आईटी में अच्छी रैंक ला सकता है अगर वो अच्छे प्रिपरेशन करे और मैनेज करे। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ हुई नहीं हुई भी कर सकते हैं। 11th में हुई थी सर। 11th में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं था, अच्छा, खेलता ज्यादा था। मतलब इतना ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा खेलता था, बट 12th के कंपैरिजन में ज्यादा खेलता था। तो 12th में वो धीरे धीरे आके कम हुआ जैसे जैसे टाइम आगे गया, क्योंकि होमवर्क का प्रेशर भी 12th में ज्यादा आता गया। तो वो प्रेशर के साथ साथ हुआ। और रिवीजन का जब टाइम था, जब कोर्स कंप्लीट हो गया था, तब भी मैं बीच बीच में कभी कभी खेलता था। खेलता क्या क्लासेस, था ये तो बता दो यार। खेलता था बच्चे सोचेंगे क्या खेलता, थोड़ा सा वो भी बता ना। मोबाइल गेम खेलता था, क्रिकेट खेलता था, क्या करता था? क्रिकेट खेलता था सर थोड़ी देर। हाँ, ये मतलब बच्चों को तेरे चक्कर में वो कुछ और खेल ले बैठ के हैं, उससे फायदा थोड़े हो रहा है। कम से कम क्रिकेट अगर आधे घंटे 1 घंटे खेल लें तो वो खैर मेरे ख्याल से आप ये बोल रहे हो कि जरूरत के हिसाब से चीजों को अपन मैनेज करें। खेल थोड़ा समय है, Yes. रिलैक्स है, ज्यादा पेंडिंग नहीं है, तो अपन खेल भी सकते। बहुत अच्छे। और मोबाइल गेम्स का थोड़ा ऑनलाइन अगर ज्यादा रहता है तो मोबाइल गेम्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आंखों पे फिर और स्ट्रेन पड़ता है। ओके। तो वो प्रिवेंट करता था मैं। म्यूट है विशाल सर। तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे किया? कई बच्चे क्या ये डाउट पूछते हैं कि सर तीनों सब्जेक्ट जब आ जाते हैं 12th के अंदर बहुत लोड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी का होमवर्क कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई जिससे कि तीनों सब्जेक्ट अच्छे से मैनेज हो जाएं? सर प्रॉपर टाइम अलॉटमेंट से बहुत बेनिफिट हुआ कि अगर किसी चीज का टाइम फिक्स कर दो कि इतने टाइम में अपने को कंप्लीट करना है, जितना भी हो, तो उससे कोई सब्जेक्ट सफर नहीं करता था। कभी कभी किसी का रह जाता था तो वो संडेज में, या कभी ब्रेक मिलता था किसी क्लास से, तो उसमें वो होमवर्क हो जाता था। और जैसे बच्चे कई बार बच्चे पूछते हैं, जैसे टेस्ट आता है ना, तो टेस्ट में क्या होता है कि होमवर्क भी देते हैं और रिवीजन भी जरूरी होता है, तभी टेस्ट पेपर में नंबर अच्छे आ पाते हैं। तो कई बच्चों क्या है इस बात को लेके परेशान होते हैं कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब कि 1 महीने बाद आपका पेपर है, अब आपके पास होमवर्क भी कंटिन्यू चल रहा है
और रिवीजन भी करना है, पुराना भी आ रहा है, तो वो सिचुएशन के लिए बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? सर मैं होमवर्क रेगुलरली करता था, जिससे नोट्स और सब चीजें एक साथ रिवाइज हो जाती थी, तो अलग से रिवीजन का नीड नहीं होता था टेस्ट में। बस 2-3 दिन पहले कुछ चीजें अगर भूल गया हूँ तो उसे रिवाइज कर लेता था, बाकी होमवर्क के थ्रू मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए क्लास में कवर हो जाते थे। अच्छा हर्ष, अभी तुमने बोला कि तुम टाइम फिक्स कर लेते थे सब्जेक्ट वाइज कि मुझे इसका होमवर्क करना है, तो ये कुछ टाइम डेली फिक्स करते थे कि आज क्लासेस हुई है उसके बाद डिसाइड करते थे कि चलो आज 2 घंटे मैथ्स को दे दिया है, 1 आवर फिजिक्स को, या इस तरह से कुछ, या नीड पूरे बेसिस पे। बेसिस पर ये सर, जिसमें मैं ज्यादा हो कम। होमवर्क हो जाता था जब तुम ये टाइम लिमिट सेट करते थे मोस्टली इन अ, जनरल? मत पूरा नहीं हो पाता था, 80% 90% तक हो जाता था, और जो रहता था फिर वो आगे के टाइम में, कभी संडेज को या फिर आगे कभी भी टाइम मिलता था तो तब मैं करता था। लेकिन मतलब थोड़ा बहुत छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हमें टाइम तो फिक्स कर लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे यस, हो? वरना एक लेकिन पूरा सब्जेक्ट सफर कर जाता है। ओके, तो ये बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ठीक है 80% हो या 90% हो, लेकिन हाँ हमें एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए, जिससे हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है और कोई भी सब्जेक्ट सफ़र नहीं करता, राइट? यस सर। टेस्ट सारे दिए थे या रिवीजन या होमवर्क के चक्कर में टेस्ट छोड़ देते थे? टेस्ट सर मैंने सारे दिए थे। ये वाली बात बोलो। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने होमवर्क कवर करने के लिए टेस्ट छोड़ देते हैं कि 6 घंटे कौन वेस्ट करेगा, इससे अच्छा तो बहुत सारा होमवर्क चला जाएगा। तुम बताओ, सर मतलब मैं टेस्ट, तो यस सर, यस, टेस्ट देना सर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होमवर्क तो जो डेली रूटीन है उसके साथ चलता रहेगा। टेस्ट जो पेपर्स क्लास में डिस्कस भी होते थे, तो उस हिसाब से फिर एक जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग चलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि और कोई फिर अगर कभी पेंडिंग कभी रह जब जाता है। कभी कभी यस टेस्ट पेपर में डिमोटिवेशन आ जाता है, तो फिर कैसे मोटिवेट करके आगे टेस्ट दें, ये भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। सर वो लो स्कोर्स के बाद ही धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे मेरे भी ऐसे ही हुआ। एनालिसिस प्रॉपर करनी चाहिए, बस उसके बाद अच्छा हो हर्ष, जाता अब स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं, फिजिकल केमिस्ट्री में एक पेपर को लेके क्या व्यू है तुम्हारा, जो अभी तुमने पेपर दिया है, तो क्या सोचते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि इस तरह के पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें? तुम्हारा व्यू क्या है इसमें? सर, जो मटेरियल आपने किया है उसको बार बार रिपीट करना, पहली बार तो होमवर्क कंप्लीट करना, उसके बाद मटेरियल को ही अच्छे से रिपीट करना, उससे बहुत बेनिफिट होता है। तो जो मटेरियल है वो एक्स्ट्रा, सब, मतलब जो यस जेई सर, के आ रहे थे उस हिसाब से वो सफिशिएंट है, यस सर। उन्हीं को बार जब बार मैथ्स रिपीट? का पेपर कठिन आया था तो आपने उसको कैसे मैनेज किया कि किस तरीके से सर आपकी ये वॉइस क्लियर नहीं है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हर्ष, तब तक सब सही हो। पेपर देख के क्या लगा था एकदम सडनली जब तुमने पेपर देखा? हेलो हर्ष, यस सर। पेपर देख के तुम्हें पता चल गया था कि यार ये जो पेपर आया इस बार का ये टफ है, पहले से ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ तुम्हें पेपर देख के रियलाइज हुआ और उसके अकॉर्डिंग तुमने ऑन द स्पॉट कुछ अपनी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस किए था, इस तरह से कुछ? यस सर, जो क्वेश्चंस का लेवल था वो देखकर मैथ्स में और फिजिक्स में थोड़ा सा पहले तो डर लग रहा था, तो उस कारण से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था पेपर में। और फिर केमिस्ट्री में भी उस कारण से वही घबराहट लेकर गया, तो वहां पे भी क्वेश्चंस क्लिक नहीं हो रहे थे। फिर पेशेंस रखने के बाद थोड़ा समझ आया कि कर सकते हैं। क्योंकि जैसे इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया और बाहर आके बोले कि मेरा पेपर खराब हो गया, ऐसा हो गया, बट अगर मैं फाइनली स्कोर देखूं
इस बार की कट ऑफ कम गई है, मार्क्स भी कम हुए हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम वही पेशेंस रखते, टफ पेपर था लेकिन डेफिनेटली कट ऑफ कम चली जाती है, तो 130 मार्क्स में भी काफ़ी अच्छी रैंक आई है। तो मतलब हमें क्या लगता है कि तुम्हें वहाँ पर कुछ तुमने एडजस्ट किया कि नहीं मुझे पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि इसमें भी मैं अच्छा कर सकता हूँ? यस सर, वो पेपर से पहले एक बार मैं मम्मी पापा से बात करके गया था कि, तो उन्होंने ये बोला था कि पेपर में बस एक बार घबराना मत, डीप ब्रीथ ले लेना। तो बीच बीच में वो करता था, तो उससे कॉन्फिडेंस आता था बार बार। पेपर 1 से पेपर 2 के बीच में क्या चल रहा था, थोड़ा दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ बताओ। सर जो पेपर 1 की वही कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही थी, क्योंकि कुछ कुछ कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ थी, तो वही दिमाग में चल रही थी, कहीं ये गलत तो नहीं हो गए न्यूमेरिकल्स में, कहीं ऐसे इसमें ये लिख दिया। कितना भी बताओ बच्चों को, लेकिन वो हल्का फुल्का तो रहता ही है, दिमाग में चल ही रहा होता है कि भैया ये सर, उधर किया है सही है या नहीं। यार ये इनऑर्गेनिक में तो कह रहे थे बच्चे सारा कॉपी का ही आया था, क्या हुआ था क्या ऐसा? ये सर रिएक्शंस आई थी। अरे ये सर, वो एक ने तो फोटो वोटो खींच के भी भेज दिया था वो टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये देखो सेम आ गई, सेम आ गई, सेम आ गई। 4 दिन बाद मेरे को किसी ने दिखाया कि ऐसे चल रहा टेलीग्राम पे, देखो। मैंने कहा यार पूछूंगा किसी से। कुल मिला के ये है कि एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे पहले तो हर्षवर्धन डागा बनना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेटजी वाइज जो आपने Yes. बताई। पेशेंस यस क्या रखते हो, मतलब जल्दी हाइपर हो जाते हो? जैसे सवाल करते समय आप जब सवाल कर रहे हो तो आप जल्दी हाइपर हो जाते हो, या उसको टाइम देते हो कि नहीं घबराना नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, सर से पूछेंगे, है ना? और एक चीज ये होती है कि यार नहीं आ रहा, छोड़ दिया, अगले पे चले गए। मतलब उस चीज को या उस ट्रांजिशन फेज को कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि कई सारे बच्चे सिर्फ वहीं पर लैग कर जाते हैं और अपना काफी सारा, और ये कंप्लेन होती है उनकी कि सर होमवर्क छूट गया क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया और पेपर नहीं हो पाया। तो इस तरह से होमवर्क के दौरान क्या स्ट्रेटजी रखते थे वो बताओ। होमवर्क के टाइम में मैं एक क्वेश्चन में स्टिक नहीं करता था, क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट हो गया तो बाकी चीजें सफर करेगी। वही और टेस्ट के टाइम में मेरी ये आदत थी कि मतलब मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता था, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता था, तो उसको मैंने टेस्ट के ज्यादा टेस्ट देके ही सुधारा कि टेस्ट में कैसे हाइपर नहीं होना है। भाई जब जब तू चुप होता है ना तो ऐसा लगता है कि तेरे को जबरदस्ती बैठाया गया है कि चल बता। मुस्कुरा। एकदम फेस एकदम मूवी कौन मतलब देखता लगता है कि पार्ट भी बताओ। फ्रीज हो गया है, ये एकदम ऐसा सिंपल बैठा रहता सीधे एकदम। मुझे भी आप लगा बहुत फ्री, मैं बोला नहीं इस चक्कर में, तो हाँ सोच रहा है कि हो गई। मैं तो पहले ही आंसर सोचने लगता है इसीलिए। मुझे यही लगा स्क्रीन फ्रीज हो गई तो मैं भी चुप हो गया, मैंने कहा बोलूं या नहीं बोलूं। तो कुछ फन नहीं, पार्ट कोई भी नहीं, बताओ। हमने एक बार फिर से हर्षवर्धन आपको आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़ें और खूब बढ़ें, ऐसे ही बढ़ते रहें, अपने घर वालों का और थैंक देश का नाम रोशन करें। ठीक है। यस, बहुत बहुत बधाई हो आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। जो भी ईश्वर से आपने कामना करी है वो आपकी सारी कामनाएं पूरी हों, ऐसा हम आशा करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि जिस तरह से आपने जेईई के अंदर अभी अच्छी रैंक लाया, आप जीवन में और भी अच्छा करते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू हमें भी सर, याद। बेस्ट ऑफ लक बेटा, है ना? थैंक यू ओके। सर, फ्यूचर में सभी ऑल द एंडेवर्स तुम अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो जी, टाटा बाय बाय। बाय बेटा।